अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। आज नए साल का पहला प्रोग्राम लेकर आपके साथ हैं। आपके लिए बहुत सी नेक ख्वाहिशात, दुआएं और तमन्नाएं कि आने वाला साल जिसका आगाज़ हो गया है बहुत खुशगवार अंदाज में आगे बढ़े। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इलेक्शन की आमद है, उसकी तैयारियां जारी हैं, मरहलावार चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए मुल्क में एक नज़ीर कायम कर दी गई है। तहरीक इंसाफ के तमाम ही अहम रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान ने सिविल अदवार में 77, 88, 90, 93, 97, 2008, 13 और 18 के इंतखाबात देखे। फौजी अदवार में 85 और 2002 के इंतखाबात भी देखे। इंतखाबात में किंग्स पार्टी को जितवाने के लिए बड़े बड़े जतन किए गए, लीडर्स को नाअहल किया गया, वफादारियां तब्दील करवाई गई, रातों रात नताइज बदले गए, मुखालिफ उम्मीदवारों को सजाएं सुनाई गई, जाली मुकदमात बनाए गए, RTS बंद कर दिया गया। मगर कभी किसी इंतखाबात में एक बड़ी सियासी जमात के उम्मीदवारों के इतनी भारी तादाद में कागजात नामजदगी मुस्तरद नहीं किए गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली के लिए 7,473 अफराद ने कागजात नामजदगी जमा करवाए, जिनमें 1,024 अफराद के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। बानी PTI के लाहौर और मियाँ वाली से कागजात मुस्तरद हुए, मगर इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी, उनके साहिबजादे, उनकी साहिबजादी आजम सवाती, यास्मीन राशिद, असर कैसर, अली मोहम्मद खान, उस्मान डार की वालिदा, भाभी, हमाद अजहर, अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद, शेख रशीद अहमद, अख्तर मैंगल के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए। PTI के उम्मीदवार अदालतों से रुजू कर रहे हैं, मगर ये बात वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है कि इंतजामिया की पूरी कोशिश है कि PTI को इंतखाबात से बाहर रखा जाए। अगर इन उम्मीदवारों को अदालत से रिलीफ मिल भी गया तो भी इन उम्मीदवारों को इंतखाबात में हराने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली बड़ी सियासी जमातें जो जमहूरी कहलाने की भी दावेदार हैं, जैसे मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, ANP, जमीयत उलमा इस्लाम, नेशनल पार्टी, क्या ऐसे इंतखाबात में कामयाब हो भी जाएं जिनमें मुखालिफ फरीक को उतरने का मौका ही नहीं दिया जा रहा? मगर क्या वो ऐसे मुतनाज़ इंतखाबात के नतीजे में वजूद में आने वाली हुकूमत की गद्दी संभाल कर अपनी रिट भी मनवा पाएंगे या नहीं? यानी कि आने वाला इंतखाबात किस तरह का सियासी मैदान देने को है, इसी पर पैनल से गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल। 3,240 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद। PTI के बड़े खिलाड़ियों को इलेक्शन से पहले ही आउट कर दिया गया। क्या 2024 के इंतखाबात मुल्क में मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम का बायस बनेंगे? हसन निसार साहब, हम गुज़िश्ता साल 1.5 साल से सुन रहे हैं कि आम इंतखाबात होंगे, सियासी तौर पर मैदान सजेगा, उसके बाद जो हुकूमत बनेगी मामलात दुरुस्त होंगे, सियासी इस्तेहकाम आएगा, माशी इस्तेहकाम आएगा, मुल्क का पहिया आगे बढ़ेगा, लोगों के हालात बदलेंगे। मगर आज जो हम बात कर रहे हैं, जिस वक्त हम इलेक्शन से सिर्फ 5 हफ्ते की दूरी पर हैं, जो हालात और माहौल है, आपको लगता है सियासी इस्तेहकाम आएगा 8 फरवरी के बाद मुल्क में? आशा, सबसे पहले तो वो जो आपने मुबारकबाद दी है, एक रस्म है, आपको भी पता है, अंदर से मुझे भी पता है। आपने सालगिरह पे मुबारकबाद दी और दुआएं दी। दुख मुझे इस बात का है कि दूसरी बार उम्र के बाद भी शायद आपकी ये दुआएं कबूल ना हों। मुझे अपना एक शेर याद आ गया, रस्ते पे उम्र की मेरा पाँव फिसल गया, रस्ते पे उम्र की मेरा पाँव फिसल गया, एक और साल फिर मेरे हाथों निकल गया। मैं पाकिस्तान से चंद साल छोटा हूँ, वो सारे के सारे तो निकल गए, ये भी निकल गया, अगला भी निकलेगा। अब आते हैं आपके खूबसूरत सवाल की तरफ, जिसका पता नहीं किसने बनाया है। आखिरी जुमला है, क्या अदम इस्तेहकाम का बायस बनेंगे? अदम इस्तेहकाम का बायस बनेंगे, इससे आपकी मुराद क्या है? इस बनेंगे का मतलब क्या है? जो मैं समझा हूं कि इस वक्त इस्तेहकाम है। सर, हमने मजीद डाला है, इस वक्त इस्तेहकाम नहीं है। नहीं मजीद ना भाई ना। अच्छा, मैं आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट, आई एम अ राइटर। मजीद के बगैर मैं ना, जो मेरे सामने है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मतलब है इसका कि ये इस वक्त इस्तेहकाम है, तो मुहतरमा आयशा बख्श साहिबा, यूं समझ लें कि जो इस्तेहकाम इस वक्त मौजूद है, इसको ज़रबें लगेंगी जैसे आपके कर्जों को लग रही हैं।
दूर दूर तक अशरों के हिसाब से मैं नहीं देख रहा कि आपको कर्जे चुकाने के लिए लेने पड़ेंगे। और ये बात बहुत देर से कह रहा हूं। आप यूं समझ लें कि इससे इस्तेहकाम को ज़रमें लगेंगी और ये लातादाद गंदे गलीज बच्चों और गंदे बदबूदार अंडों को जन्म देगा और एक ऐसी स्नो बॉलिंग होगी कि मलमल के कुर्ते में साइबेरिया पहुंच जाएंगे आप, या एक ऐसा हब्स होगा जिसके नतीजे में लोग लू की दुआ मांगेंगे। जोश मली आबादी का एक शेर पहले शागिर्द का था, अब उस्ताद का सुन लें। वो हब्स है कि लू की दुआ मांगते हैं लोग। मैंने जवाब दे लिया। हसन निसार साहब ये राय रख रहे हैं कि मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम। आप 2 और 2 4 करें। सर क्या 2 और 2 4 करें? आप तो खैर मायूसी से शुरू करके मायूसी पे खत्म कर देते हैं। आज तो पहला दिन था, साल का पहला प्रोग्राम। मायूसी बेहतर है झूठ से। सर उम्मीद रहनी चाहिए, लोग कम से कम मुस्बत तौर पर सोचने और आगे बढ़ने की नहीं करनी चाहिए। करतूत देख के उम्मीद करनी चाहिए। सीख भी हो सकती है हसन साहब। सीख मैं मीनारे पाकिस्तान से छलांग मारूं और ये उम्मीद भी हो मेरे दिल में कि इसके बाद मैं जॉगिंग करता हुआ आयशा बख्श को जाके अच्छे प्रोग्राम पे मुबारक। तो आप ये कह रहे हैं कि जो जमातें जमहूरियत की दावेदार हैं इस मुल्क में, वो मीनारे पाकिस्तान से छलांग लगा रही हैं इस इलेक्शन में? आगे चलें यार। इनका क्या है, ये तो फॉर्च्यून। अफसार साहब आपकी तरफ आती हूँ। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, ANP जमहूरियत की दावेदार सियासी जमातें हैं। अभी जो हम हालात देख रहे हैं, इलेक्शन के करीब हम जा रहे हैं, क्या ये अपने आप को जमहूरी कहेंगी जब ये नताइज सामने आएंगे अगर इसी तरह हम इलेक्शन की? क्योंकि एक तो दलील ये भी दी जा रही है कि जो कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमा कह रहे हैं कि मकाफात अमल है जो हुआ, यानी कि जाहिर सी बात है सबके सामने 17-18 जो कुछ हो रहा था। क्या माजी को बुनियाद बनाकर गैर जमहूरी रवैयों को परवान चढ़ाना चाहिए आने वाले वक्त के लिए भी? बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए। माजी की गलती थी, अगर कोई जुर्म था तो उसको जवाज़ बना के प्रेजेंट में कोई जुर्म नहीं किया जाना चाहिए। ये तो अखलाकी और कानूनी उसूलों के ख़िलाफ़ है। लेकिन जो कुछ हो रहा है इस वक्त मुल्क में, इसमें सियासी जमातों का कितना कसूर है और दूसरों का कितना कसूर है, इसका फ़ैसला कौन करेगा? सारा कुछ सियासी जमातों के गले में क्यों बांधते हैं हम? उनका कसूर है, लेकिन जितना कसूर है उनका उतना रखें ना। इस मुल्क में सिर्फ सियासी जमातें ही तो प्लेयर नहीं है ना, दुरुस्त, और प्लेयर्स नहीं है, उनका कोई कसूर नहीं है। पिछले 10-15 साल से इस मुल्क में जो हो रहा है उसका कसूर क्या आवाम का कसूर है? 25 करोड़ आवाम का, जो जिनको वो किधर जाएं, वो कहाँ, वो क्यों अपनी, वो सुबह उठ के जिन्होंने घर से निकलना है और रात को चूल्हा जलाने के लिए उन्हें कोई थोड़ी बहुत जो रिस्क रोज़ी कमा के लाना है घर में, उनको क्यों हम इतनी मायूसी दें कि वो घर से ना निकलें सुबह उठ के? क्या करें फिर? सब लोग क्या बाहर के मुल्कों में शिफ्ट हो सकते हैं? क्या वेस्टर्न कंट्रीज़, वेस्टर्न हेमिस्फेयर के जितने भी ममालिक हैं वो तमाम पाकिस्तानियों को वहाँ रहायशी वीज़ा दे देंगे तो ठीक है, सब उठ के चलते हैं बाहर। अगर सब नहीं जा सकते और हम जा सकते हैं तो हम उनका मजाक क्यों उड़ाएं जो यहाँ पे रहते हैं? उनको मायूसी क्यों दें जो यहाँ रहते? कुछ ना कुछ तो ज़ाहिर है उम्मीद रखनी चाहिए ना। अल्लाह ने कहा है, अल्लाह का हुक्म है, क्या मायूसी कुफ्र है? तो फिर अल्लाह का हुक्म माने या आप मेरी बात मान लें, आपकी मर्ज़ी है। मैं तो उम्मीद रखूँगा। ठीक है, इसमें बज़ाहिर जो आप बातें कर रही हैं ये बिल्कुल ठीक है। मज़ीद अदम अल्लाह ने कहा उम्मीद रखें मुझसे, अल्लाह ने ये कहा मुझसे उम्मीद रखें। अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। चले, हम अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते, कभी ना कभी शराइत हैं अल्लाह की रहमत ना, फर्क है, उसकी शराइत हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, उनकी शराइत हैं, लेकिन उस शराइत पे पाकिस्तान के बहुत सारे इंसान पूरा उतरते हैं और वही ज्यादा मुश्किलात में हैं। अब साहब आपने एक बात कही, मैं उस पर आपको एक सवाल मजीद पूछना चाह रही थी। आपने एक जुमला बोला पॉलिटिकल प्लेयर्स को लेके, क्या सिर्फ वही जिम्मेदार है? सर जब 17-18 चल रहा था उस वक्त कुछ पॉलिटिकल प्लेयर्स देख हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, एक बड़ी सियासी जमात जो कि हुकूमत में भी थी उसकी लीडरशिप को आउट कर दिया गया, बहुत से केसेस और बहुत से मामला हुए जो कि अब तो खैर तारीख बन गई। आज भी कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ये कहते हैं कि जो आज हो रहा है वो मकाफात अमल है। तो सर कहीं ना कहीं तो पॉलिटिकल लीडर्स ही हैंड इन ग्लव्स होते हैं ना, फिर पावर्स के साथ हिस्सेदारी तो डालते हैं। बिल्कुल होते हैं।
देखिए, हैंड इन ग्लव तो होते हैं और नहीं होना चाहिए, लेकिन बात यह है कि ताली तो दो हाथ से बजती है ना। आप एक साइड को कैसे कसूरवार करार दे सकते हैं जबकि वो ताकतवर भी उतनी ना हो। ताकतवर साइड को तो हम कुछ नहीं कहते, कमज़ोर साइड और हर लिहाज से कमज़ोर है, उसमें ताकत की भी कमी है, पैसे की भी कमी है, रिसोर्सेज की भी कमी है, अकल की भी शायद कमी हो, खुलूस की भी हो सकता है कमी हो। इसीलिए तो बार बार जो लोग कहते हैं कि आप आइन और कानून पे चल के देख लें, आपने अपने अपने मफाद पे चल के देख लिया, ज़ाती मफादात पे चल के देख लिया, ग्रोही मफादात पे चल के देख लिया, आपने जो अक्सरियती आबादी बांग्लादेश थी, बांग्लादेश बना दिया बंगालियों को, वो भी करके देख लिया। अब जो पाकिस्तान बच गया है इसमें तो सीधे रास्ते पे चल के देख लें। जो अभी हसन निसार साहब शराइत की बात कर रहे हैं कि वो अल्लाह ताला की शराइत है रहमत की, उन शराइत को पूरा करने की कोशिश पहले अशराफिया तो करे। अशराफिया तो उन शराइत को पूरा करती नहीं है। अब आम आदमी का हम पांचे का साइज भी नापते रहते हैं कि यार तेरा पांचा गिटों से नीचे है या ऊपर है, खुद वो अपने हलवे भी उनके ख़त्म नहीं होते। मेरा सिर्फ ये मिन्नत है, तरला है अशराफिया से कि यार वो जो बात हसन निसार साहब करें कि अल्लाह की शराइत है रहमत के लिए, तो कम से कम भाई कुछ तो उन शराइत को पूरा कर लो, कहीं तो रुक जाओ, कहीं तो अपनी ग्रीड पे बंद बांध लो और इस मुल्क को आगे चलने दो। नहीं चलने देते तो फिर क्या इंसान करे यहाँ पे, मतलब क्या करें अफसार साहब? ये तो बड़ा अहम सवाल है। जहाँ कहीं डिस्कशन होती, जब हालात गुफ्तगू यहाँ आ जाती तो फिर पूछते क्या करें, क्या किया जाए, तो फिर क्या हल क्या है? यहाँ अशराफिया ने तो नहीं सोचना है, लीडर्स भी तो वहीं पे है ना, चाहे वो सियासी लीडर है, किसी भी तर्ज के लीडर हैं, उनकी तो सोच विचार में आवाम की कोई जगह नहीं रह गई है। ठीक है, अगर अशराफिया ने नहीं सोचना तो ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। और ये मुल्क अगर डूब रहा है तो जो वो था ना टाइटैनिक, उसमें फर्स्ट क्लास में जो बैठे हुए थे वो भी डूब गए और जो थर्ड क्लास में बैठे हुए थे वो भी डूब गए। फर्स्ट क्लास वाले बचे नहीं थे। तो ये अशराफिया याद रखे कि अगर ये टाइटैनिक डूब गया ना खुदा ना खास्ता, तो बचेंगे वो भी नहीं। इसलिए इस मुल्क को आगे चलने दें और इस जहाज को मत डुबाएं। दुरुस्त, ठीक हो गया। शहजाद साहब आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि यही इस वक्त गुफ्तगू हो रही है ना सिर्फ मुल्की मीडिया में बल्कि बाहर भी, जहां जहां पाकिस्तान के इलेक्शन को देखा जा रहा है, इस पे नजर रखी हुई ऑब्जर्वर्स हैं, वो देख रहे हैं कि मरहलावार मामला किस तरीके से आगे को बढ़ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये बनता है कि आरोज ने जिस तरह के मुतनाज़ फैसले दिए, जिस भारी और बड़ी तादाद में कागजात नामजदगी उठा के फेंक दिए गए हैं, क्या कयास करना मुश्किल है कि 8 फरवरी से एक दिन पहले 8 फरवरी को या अगले दिन नतीजा आने तक मामला कहाँ खड़े होंगे? अच्छा, एक तो पिछले चंद दिनों से मकाफात अमल का बहुत ज्यादा जिक्र है, हमारे प्रोग्राम में नहीं, वैसे ही जनरली हमारे मीडिया पे मकाफात अमल का बहुत जिक्र है। मेरा मकाफात अमल का ताल्लुक किसी और हस्ती के साथ है और हम यहाँ बैठ के ज़मीन पे इंसान जो हैं उसका फैसला नहीं कर सकते कि मकाफात अमल क्या है, कितना है और किसका है और है भी या नहीं। इसलिए उसको छोड़ देते हैं मकाफात अमल को और चलते हैं उस चीज़ पे जिस पे कि इंसानों का इख्तियार है। अच्छा, जहाँ तक इख्तियार की बात है वो ये है कि आज पहला सवाल जो हमें पूछना चाहिए आपके सवाल के जवाब में, वो ये है कि क्या कोई सियासी खिला एग्जिस्ट करता है? आज हम जिस दौर में हैं, एक अबूरी हुकूमत है, एक काकड़ साहब जो कि सेनेटर हैं और बाकी चंद ऐसे साहिबान जो कि गालिबन कहीं ना कहीं पे सियासत के साथ जुड़े हुए हैं, क्या इनके होने के बावजूद एक सियासी खिला एग्जिस्ट करता है? क्या ये सियासी खिला उस वक्त भी था जबकि PDM की हुकूमत थी 16 माह के लिए, और वो ऐसी आधी कड़दी हुकूमत थी जिसके ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान उठाए जा रहे थे कि ये क्या हुकूमत हुई, ये तो आधे लोग हैं, पार्लियामेंट भी पूरी नहीं है और असल में पीछे जो कुव्वतें हैं वो कोई और हैं, असल में काम कोई और कर रहा है। यानी कम से कम ये पिछले 2-2.5 साल का अगर मैं अरसा देखूं 30 माह का, तो उसमें सियासी खिला क्या हम जायज़ करार दे सकते हैं कि सियासी खिला मौजूद था? और अगर हम ये समझें कि हाँ सियासी खिला मौजूद था, तो उसको फिर हमें उससे लिंक करना चाहिए कि जो आने वाला वक्त है उसमें सियासी खिला होगा या नहीं। मकाफात अमल एक शख्स के लिए, 2 शख्स के लिए, अशखास के लिए तो हो सकता है। 90% किसी पार्टी के जो रुकन अगर उनके कागजात नामजदगी रिफ्यूज या रद्द कर दिए जाते हैं तो मकाफात अमल नहीं कहलाएगा। मकाफात अमल तो 1 या 2 या 10 लोगों के लिए होगा मैक्सिमम, जिन्होंने ज़्यादतियां की, अल्लाह पाक ने उनका एक जरिया निकाला, उनको वापस उनकी बूमरैंग की वो चीज़ उनके ऊपर सामने दुनिया के अंदर। लेकिन 90% लोगों का
जहाँ पे रद्द हो जाना है वो मकाफात अमल नहीं है। तो अगर इस वक्त सियासी खिला नहीं है, इस वक्त जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं, या 16 माह जो उससे पहले थे वो सियासी खिला नहीं थे, तो फिर आने वाला वक्त भी सियासी खिला नहीं होगा। शहजाद साहब, कतई कलामी की माजरत, ये जो 80-90% का रद्द होना है ये क्या कहलाएगा? मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना, वही तो मकाफात अमल नहीं है। क्या है सर? मकाफात अमल नहीं है तो ये तो निकल गया साइड में, मकाफात अमल नहीं है और सियासी खिला भी नहीं है, ये तो चीजें तय हो गई। अच्छा, अब आ जाते हैं कि आगे होना क्या, हो क्या सकता है। इसके लिए हमें तारीख में थोड़ा सा जाना पड़ेगा। 1977 में जब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने बगैर किसी वजह के उन्होंने कुछ अपना जोर जराबा, 70 के वो मुंतखब लीडर, क्या चीज क्या भला पाकिस्तान के अंदर क्या लीडर, और बेशक कोई शक नहीं है कोई बहुत कमाल का लीडर, लेकिन क्या ख्याल आया, कहाँ बैठे बैठे वो जान मोहम्मद अब्बासी था या एक आध और था, इफ्तिखार तारी था, ऐसा काम कर दिखाया इसके बाद के पाकिस्तान पूरे का पूरा वो हैरान हो बैठा कि जुल्फिकार अली भुट्टो जैसा आदमी ये हरकत करेगा, इस तरह की बात करेगा, ये करेगा। क्या हुआ? पीएनए खड़ी हो गई। आज की जो पीएनए है अलबत्ता वो बेनिफिशियरी है, उस वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो बेनिफिशियरी था, इसलिए एक बेनिफिशियरी को सबने मिलकर तो निकाल दिया। अब जो बेनिफिशियरी है वो पीएनए है और जुल्फिकार अली भुट्टो का एक और एनालॉजी जो है वो अकेला खड़ा है एक साइड पे। तो इसलिए ना खिलाफ पैदा होगा, ना खिला रहा है, था ना होगा, और ना ही मकाफाती अमल है। ये बस ऐसा कुछ निज़ाम है जो कि हमें आगे लेके जाएगा। आपका बुनियादी सवाल अदम इस्तेकाम होगा या नहीं होगा, आज अदम इस्तेकाम है। पूछता हूं आपसे, अपने सुनने वालों से, देखने वालों से, अगर अदम इस्तेकाम है, बावजूद इसके कि काकड़ साहब की गवर्नमेंट है, बावजूद इसके कि नीचे बड़ी स्ट्रांग पीछे कुव्वतें हैं, बावजूद इसके कि हमने 16 माह का वक्त देखा उसके अंदर भी अदम इस्तेकाम महसूस किया गया, तो फिर मैं अपनी ही थ्योरी के ऊपर गलत साबित होता हूं और ये कहता हूं लगता है कि अदम इस्तेकाम होगा। 16 महीने 18 महीने नवाज शरीफ साहब निकाल लेंगे लड़ तड़ के, झगड़ झुगड़ के, लेकिन जब ऑपोजिशन नहीं होगी तो अकेले खेलते हुए बड़े अजीब से लगेंगे, बहुत जल्दी थक जाएंगे, कहेंगे ऑपोजिशन ही कोई नहीं, मैं तो थक गया खेल खेल के, दौड़ दौड़ के, मुझे तो दौड़ने की जरूरत ही नहीं है। और जब ये दौड़ेंगे नहीं तो दूसरे जो खिलाने वाले हैं वो कहेंगे तुम खेलते क्यों नहीं है, और जब वो खेलेंगे नहीं और वो नहीं खेलना चाहेंगे क्योंकि खेलने वाला है ही कोई नहीं, किसके खिलाफ खेले, तो फिर वो मामलात उलझ जाएंगे और वहां पर कोई ना कोई रास्ता। अब मुझे लगता है एक और इलेक्शन होगा, जल्दी होगा, जिसके अंदर जिसको हम ये कह पाएंगे ये जेन्युइन साख वाला इलेक्शन दोबारा होगा, तो अदम इस्तेकाम रहेगा, उसका हल एक ही होगा, एक अच्छा मुकम्मल और इस्तेकाम वाला इलेक्शन। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत उलझी चीज़ों को बहुत खोल खोल कर हमें समझाया है और काफ़ी कुछ सुलझा दिया है कि हालात कहाँ से होते हुए आखिर कहाँ तक पहुँचेंगे। अच्छा मुकम्मल फ्री एंड फेयर जामे इलेक्शन अभी नहीं, फिर कभी आएगा। ज़ैगम साहब, आपकी जानिब आती हूँ, 77 का हवाला दिया और बहुत कुछ कहा है शहजाद साहब ने, ज़रा इस पर रोशनी डालते हुए ये बताइएगा कि जो कागजात मुस्तरद हो रहे हैं, कुछ लचक नहीं है इख्तिदार के पावर कॉरिडोर्स जो असल में हमारे हैं, और जजेस भी कुछ ऐसे हैं जो वो माजी के जज नहीं बनना चाहते, जिनके हवाले हम बहुत देते हैं कि काश ये ना होते तो पाकिस्तान की सियासी तारीख कुछ और होती। तो होगा क्या फिर आखिर? अगर 1977 में मैं जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को मशवरा दे सकता, नहीं दे सका, लेकिन 2018 में इमरान खान को मशवरा दिया, और अब नवाज़ शरीफ और जीतने वाली पार्टियों के लिए मशवरा है कि ऐ तायर लाहूती, इस जीत से हार अच्छी। देखिए, इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, निगरान हुकूमतें और इंतज़ामिया और PDM जमातें तमाम की तमाम एक पेज पर हैं, और इन तमाम में ज़ीरो टॉलरेंस है PTI के ख़िलाफ़। सब कुछ वैसा है जिस तरह 2018 में था। स्केल का फ़र्क है, इस वक्त तब्दीली प्लस प्रोजेक्ट है, तब्दीली प्रोजेक्ट से बहुत बड़ा, ज़्यादा सख्त प्रोजेक्ट है, और फ़र्क ये है कि आला अदलिया इस वक्त इस प्रोजेक्ट की शरीक नहीं है, जबकि 2018 की आला अदलिया 2014 से लेकर 2022 तक और उसके बाद तक उस प्रोजेक्ट की मुकम्मल तौर पर शरीक थी। ये फ़र्क है। जो फैक्टर है सबसे बड़ा, इमरान खान की अपनी सियासत के अलावा, उस नफरत अंगेज़ सियासत के अलावा,
जिसने इतने दुश्मन पैदा किए, जिसने सियासत को दुश्मनी की एक बैटल ग्राउंड बना दिया, सियासी इख्तलाफात को दुश्मनी का रंग दे दिया। और फिर 9 मई का वाकया। अब 9 मई से निपटने के 2 तरीके थे। एक तरीका तो यह था कि पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की जाती, पार्टी के खिलाफ रेफरेंस बनाया जाता और उस रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाता। वो काम तो नहीं किया गया। दूसरा तरीकाकार यह था कि जो उस वाक़े में मुलव्वस अफराद हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती। वो रास्ता मुंतखब किया गया, कार्रवाई की गई, शुरू की गई, वो जारी है, लेकिन उस कार्रवाई को इतना फैला दिया गया है कि वो लोग जिनका कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं बनता वो भी उस नेट में, उस जाल में फंस रहे हैं। उसके अलावा पार्टी जो बज़ाहिर इस वक्त अदालत में नहीं है, एक पार्टी के तौर पर, वो पार्टी भी एज ए पार्टी इस वक्त मुश्किल में है, इस वक्त डॉक में है, इस वक्त निशाने पर है। अब इस्तेहकाम की जहां तक बात है, देखिए इस्तेहकाम के लिए आपको 3 चीज़ें दरकार हैं। आपको रूल्स ऑफ द गेम दरकार हैं, जो पाकिस्तान में ना हमारी अशराफिया की 2 साइट्स यानी रियासती अशराफिया और हमारी सियासी जमातें या सिविल मिलिट्री, ना वो आपस में रूल्स ऑफ द गेम बना पाए हैं, ना सियासतदान और सियासी जमातें आपस में रूल्स ऑफ द गेम बना पाए हैं, जिनकी वजह से इस्तेहकाम आए। दूसरी बात, एक बर्दाश्त का कल्चर, इस बात का एहसास कि जो सियासी इख्तलाफ होता है वो सियासी इख्तलाफ होता है, वो ज़ाती दुश्मनी नहीं होती। दुरुस्त। जमहूरियत कायम ही उस सियासी इख्तलाफ पर होती है। बिल्कुल। और वो सियासी इख्तलाफ बरकत का बायस होता है। और उसके बाद तीसरी अहम चीज़ जो आपको चाहिए होती है सियासी इस्तेहकाम के लिए, उसको कहते हैं लेजिटिमेसी, साख। इलेक्शन की लेजिटिमेसी, के लोग ये माने कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए हैं, और लोग ये माने कि इस फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नतीजे में हुकूमत आई है, क्योंकि इलेक्शन फ्री एंड फेयर है। तो पार्टियां भी मांगें, तमाम जो स्टेक होल्डर है वो इसको माने, तो उसके नतीजे में हुकूमत की लेजिटिमेसी और लोग ये माने। साहब तो फोर्स ही क्या करते हैं, क्या माना जाएगा इस इंतखाब को, इसकी लेजिटिमेसी रहेगी, इस्तेहकाम होगा? मेरे ख्याल में इलेक्शन से पहले ही ये वाज़े हो चुका है, आज के दिन में ये वाज़े हो चुका है कि इस इलेक्शन की लेजिटिमेसी नहीं होगी। जब इलेक्शन की लेजिटिमेसी नहीं होगी तो हुकूमत की लेजिटिमेसी नहीं होगी, और जब हुकूमत की लेजिटिमेसी नहीं होगी तो फिर माशी इस्तेहकाम कहाँ से आएगा? अगले साल में $25 बिलियन कहाँ से आएंगे? 3 सालों में $75 बिलियन कहाँ आएंगे? एक सियासी अदम इस्तेहकाम वाले मुल्क में कौन अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर यहाँ इन्वेस्टमेंट करने आएगा? कौन सा मुल्क आपके साथ वो डील करेगा जिसके नतीजे में आप माशी अदम इस्तेहकाम से निकलें और आगे बढ़ें? अवाम के दरमियान में वो मोहब्बत कहाँ कायम होगी? तो वही नतीजा निकलेगा जिसकी तरफ चौधरी साहब ने इशारा किया है कि हुकूमत बनते ही थोड़े ही अरसे में नए इलेक्शन की बातें शुरू हो जाएंगी, और ये बात शुरू होगी कि हुकूमत आज गई और कल गई, और वही शेख रशीद होंगे और वही कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी। ठीक है जी, ब्रेक पे जाने से पहले इस उम्मीद के साथ जितनी गुफ्तगू हुई उसमें यही कहा गया कि सियासी अदम इस्तेहकाम ही दिखाई देता है, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि जहाँ जहाँ आवाज़ जाती हो कुछ सीख लिया जाए, थोड़ी सी बर्दाश्त कायम कर ली जाए कि मामलात और निज़ाम को आगे आखिरकार चलना ही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे उन सियासी जमातों की जो इलेक्शन के अखाड़े में उतरने को तैयार हैं, मगर अवाम को देना क्या है, क्या नारों के अलावा भी कुछ है? इस पर गुफ्तगू रहेगी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने गड़ी खुदाबख्श जलसे में पार्टी का 10 निकाती मंशूर पेश किया। यूँ जमात इस्लामी के बाद पीपल्स पार्टी मुल्क की दूसरी ऐसी बड़ी सियासी जमात बन गई जिसका मंशूर आ चुका है। इलेक्शन में कहा जाए तो अब 5 हफ्ते सिर्फ रह गए, मगर मुल्क की बड़ी और अहम सियासी जमातें मंशूर जैसे बुनियादी जमहूरी तकाजे को अभी तक पूरा नहीं कर पाई। मंशूर की देरी से भी ज्यादा बड़ा इशू मंशूर का हकीकत पसंदाना होना है। इंतखाबात जीतने के लिए अवाम से ऐसे वादे कर लिए जाते हैं जिनका पूरा होना मुमकिन दिखाई ही नहीं देता। यकसा तालीम, सेहत का मुफ्त निज़ाम, मुफ्त बिजली की ज़बानी वादे कर लेना तो आसान है, मगर क्या आवाम को कोई बताएगा कि इस सब के लिए वसाइल कहाँ से आएंगे? यही वजह है कि मुल्क की बड़ी सियासी जमातें इख्तिदार में आने के बाद खुद
अपने ही मंशूर को भूल जाती हैं। 2018 के इंतखाबात में PTI के दिल फरेब नारों को एक तरफ रखकर अगर उसके मंशूर को देखें तो अंदाज़ा होगा कि सियासी जमातें अपने मंशूर को खुद कितना संजीदा लेती हैं। मुल्क के इंतजामी ढांचे में इस्लाहात, नैब की खुद मुख्तारी, बाइख्तियार बल्दियाती इदारे, गैर सियासी पुलिस, अदालती इस्लाहात, जनूबी पंजाब सूबा, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, FBR में इस्लाहात वगैरह वगैरह वगैरह। PTI ने इनमें से अपना कौन सा वादा पूरा किया? 3.5 साल तक एक ही पेज पर फख्र करने वाली PTI की हुकूमत अपने मंशूर के अशरो अशीर पर भी अमल ना करवा पाई। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के 2018 के मंशूर को देखें। ज़रई सनतों का क़याम, नए डैम्स की तामीर, हर बच्चे के लिए मयारी और मुफ्त तालीम, फौरी और सस्ता इंसाफ, गरीबों के लिए मुफ्त बिजली, तवानाई के मजीद मंसूबे, टैक्स नेटवर्क को बढ़ाना और वोट को इज्जत देने जैसे निकात में से नून लीग अपने दौर में यानी कि जो 16 माह गुजारे, क्या किसी एक भी नुक्ते पर अमल कर पाई? यकीनन नहीं। सियासी जमातों को अब इस हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए कि आज का नौजवान और शहरी वोटर सियासी हरकियात में तब्दीली चाहता है। इब्लाग और मालूमात के जदीद ज़राए ने नौजवान वोटर को पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा शऊर दिया है। ऐसे में सियासी जमातों को भी अब अपनी सोच को जदीद बुनियादों पर ढालने की ज़रूरत है। क्या कर पाएंगी? क्या मुमकिन है? इसी पर पैनल की राय जानते हैं। सवाल इस तरह से, मुफ्त बिजली, तालीम, सेहत, रोजगार और घर, पल्ले नहीं धेला, कर दी मेला मेला। सियासी जमातें अवाम को ठोस माशी प्रोग्राम देने के बजाय दिल फरेब नारे क्यों देती हैं? जैगम साहब। सपनों के शहर हम बनाएंगे घर। पता नहीं ये सियासी जमातें अवाम को उल्लू समझती हैं या उल्लू का पट्टा समझती हैं। देखिए, ठोस प्रोग्राम तो ये तब दें जब ये मईशत को बदलना चाहते हों, और मईशत को बदलने के लिए दुनिया के मईशतदान ये कह रहे हैं, इदारे ये कह रहे हैं कि आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी होंगी, मईशत की बुनियाद को बदलना होगा। अब अगर बुनियाद को बदलेंगे तो फिर उसके नतीजे में तो बहुत सी क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन आएगी। बहुत सी चीज़ें जिससे एलीट फ़ायदा उठा रही है वो तो तबाह हो जाएंगी, क्योंकि उनकी जगह नई चीज़ें आ जाएंगी। तो क्या पाकिस्तान की जो सियासी अशराफिया है और रियासती अशराफिया भी, क्या वो कुर्बानियाँ देने को तैयार है? क्या ये शुगर इंडस्ट्री हर पाकिस्तान की कैबिनेट में बैठी होती है, हर सियासी जमात को चला रही होती है, क्या वो इसकी कुर्बानी देने को तैयार हैं? और जो सियासी मफादात इससे वाबस्ता हैं, वो मफादात जो इनके ATMs के हैं, जिनको फंड करने वालों के हैं, जिनको ये मफादात पाकिस्तान की मईशत की कीमत पर देते हैं, क्या उन सियासी मफादात को छोड़ने को तैयार होंगे जिसकी वजह से वो लोग इनसे हट जाएंगे? क्या मुस्लिम लीग नवाज दुकानदारों पर टैक्स लगाने को तैयार होगी, जिन्हें 1/4 टैक्स देना चाहिए मुल्क का, और 1% क्या 0.5% भी वो टैक्स देने को तैयार नहीं है? देखिए, गुज़श्ता साल जो कल साल गुज़श्ता हुआ, उसके जून में पाकिस्तान दिवालियापन को हाथ लगा के वापस आया। सिर्फ $3 बिलियन के आपके रिजर्व बच गए थे, 1 इंच दूर थे। और मुस्लिम लीग नवाज की माशी टीम के अहम रुकन मोहम्मद ज़ुबैर साहब रात फिर उन्होंने बहुत तफसील से बता दिया कि कैसे वो मामलात जो सितंबर 2022 में हल हो चुके थे, पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में जा चुका था। उसके बाद जब इसाक डार साहब तशरीफ लाए तो वहां से लेकर जून तक पाकिस्तान किस तरह एक माशी बर्बादी के दहाने पर पहुंचा। और अब इस वक्त करीब तरीन जो आदमी है नवाज शरीफ के वही हैं। जितनी माशी टीम थी फारिग कर दी गई है। इफ्ता इस्माइल फारिग, मोहम्मद ज़ुबैर फारिग, शाहिद खान अब्बासी फारिग, आयशा गौस पाशा फारिग। पाकिस्तान की मईशत को एक आदमी की ज़रूरत है जिसके हालात आपने सुन लिए। तो क्या पाकिस्तान की सियासी जमातें ये इस अकरबा परवरी को छोड़ने को तैयार हैं? उस मेरिटोक्रेसी पर जाने को तैयार हैं जो पाकिस्तान को आगे लेकर जाएगी? देखिए, आज ही ये रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान के जो सरकारी बिजनेस हैं वो गुज़श्ता साल उन्होंने 750 अरब का घाटा किया, मुल्क पे बोझ लादा। ठीक, तो क्या ये उनसे जान छुड़ाने को तैयार हैं? दुरुस्त हो गया। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त तक। आखिरी मुझे सिर्फ एक बात कहने दीजिएगा। देखिए, दुनिया में बहुत से मुल्क
जब वो इस वक्त के इस हालात के करीब आए जैसे पाकिस्तान आया था, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इंडिया, तो फिर वो पलट के वापस आए थे और फिर उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। फिर नहीं मुड़ के देखा। बड़ा वैलिड सवाल हुआ है कि क्या पाकिस्तान की सियासी जमातें खुद को बदलने को तैयार हैं? हसन निसार साहब, 70-80 की दिहाई में दाएं बाएं बाजू की सियासत होती थी तो कहीं ना कहीं झलक मंशूर में भी दिखती है। क्या आज की बड़ी 3 सियासी जमातें लफाजियत के अलावा कुछ रखती हैं, खुद को बदलने को तैयार है, उनके पास कुछ है देने को अवाम को? मुझे आपकी इस तमीज से तो कोई रत्ती बराबर दिलचस्पी नहीं है। सवाल में है आपके पल्ले नहीं तेला कर दी फिर दी मेला मेला, ये शौकिया घुसा दिया है। वो भाई पल्ले तेला ना होए बंदा यार दोस्त ना टुर जाता है। वो इधर तो कर्जे की कब्र है, सिर्फ मट्टी डलनी है, ये नहीं अंदाजा। मतलब मेरी मजबूरी है, चूंकि मेरा सब्जेक्ट रहा है, मेरे 5 साल बर्बाद किए हैं इसमें, प्रैक्टिस नहीं किया बिकॉज आई हेटेड इट। अच्छा, बाकी भी जिंदगी बर्बाद ही हुई। 32 साल बर्बाद किए, बेशुमार मजमूए हैं मेरे, कई बार कॉलमों के मजमूए छपे हैं जिनका मरकजी ख्याल एक है। मरकजी ख्याल सिर्फ एक है, जिसको रत्ती बराबर शक हो वो मैं 2-4 उसको दे दूंगा कि पढ़ ले। अच्छा, और पढ़ा लोगों ने बेशुमार, 30 एडिशंस छपे हुए हैं। अच्छा, मरकजी ख्याल क्या रहा मेरा 32-33 साल कि ये जमहूरियत नहीं, ये गलाजत और नजासत है, ये लंडे का कपड़ा है जो तुम ऑल्टर किए बगैर पहन रहे हो। पता नहीं क्या तफसीलात में घुस, लंडे का कपड़ा मैं 6.5 फुट के गोरे का सूट ले आऊं और ऑल्टर कराए बगैर पहनूं, वो हो रहा है इस मुल्क में, और ये कुछ लोगों को सूट करता है। अच्छा, मैंने भरा हुआ है सारा, मुझे लोग ताने देते थे कि तुम एक ही कॉलम लिख रहे हो, और अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज मेंटेनिंग माय लेवल। अच्छा, ना यहां सियासत है आयशा, ये बात को या तो सियासत की समझ नहीं है, सही, ये सियासत है ना, ये सियासतदान हैं, ये सब के सब फॉर्चून हंटर्स हैं। ये मुल्क उनकी और उनके चमचों की चरागा है। आखिरी बात सुन, अभी रिसेंटली मौलाना फजलुर रहमान के घर को फंक्शन था, कोई शादी थी, पता नहीं क्या था, वहां मकालमा हुआ है, 2-4 जुमले सुन लो फिर भी अकल ना आए तो मेरी तो जिंदगी पहले बर्बाद है। जो अगर को रह गए को चंद सांस वो भी सही। ठीक, जरदारी साहब ने आपके सेनेट के चेयरमैन से कहा, वो तो चला गया फैज हमीद, उन तेरा की बनेगा? मैंने कहा आप हैं। और सुनो हाँ, उन्हें क्या आप जो हैं अगे उन्हें की क्या, हुण तेन समझ आई है कि बादशाही साड़ी हुंदी है। अल्लाह रहम करे हम पे। कोई लफ्ज आगे पीछे होगा, लफ्ज गलत नहीं बोला कोई भी, ठीक है, बादशाही हुंदी है। अब यहाँ 1 मिनट वापस चलो, मरियम नवाज, कौन है तुम? हुक्मरान खानदान, सामने कैमरे, भाई ये खलीज सोचे हैं, ये रियाया है, वी आर नॉट सिटीजन्स। ठीक हो गया, ये याद रखना जरूर। अभी बैठ जाते तज्जिए, किस गल दा तज्जिया? शायद किसी दिन कोई तज्जिया सुन के कहीं कोई अकल आ जाए। एक ब्रेक से वापस आएंगे तो अब्सार साहब और शहजाद साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सब फॉर्चून हंटर्स ही हैं, तो अवाम किस दिन खड़ी होगी। एक ब्रेक के बाद शहजाद साहब, इंतखाबात में सिर्फ 5 हफ्ते रह गए हैं, सिर्फ 2 सियासी जमातों का मंशूर सामने आया है। क्या कबूलियत हासिल करना ही इंतखाबात जीतने का वाहिद बड़ा सहारा रह गया हमारी सियासी जमातों के पास? अच्छा देखिए, ये मेरा ख्याल है मसला सियासत से बहुत बड़ा है ये, और मैं उसके पे आता हूँ। आपका सवाल ये है कि दिलफरेब नारे क्यों देते हैं? उनके पास कुछ और है नहीं देने के लिए, इसलिए सिर्फ नारे ही देते हैं। ये समझ आनी चाहिए हम सबको, जो अवाम है ख़ास तौर पर, और हम जो सब कहीं ना कहीं पे शराफिया का कभी कभार हिस्सा रहे, हमें भी पता होना चाहिए, आईने में शक्ल देखनी चाहिए कि कुछ और है नहीं देने के लिए, इसलिए सिर्फ नारे ही दिए जाते हैं। बुनियादी चीज़ें और हैं। अभी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई जिसने कहा कि पाकिस्तान का मुआशी निज़ाम पाकिस्तान के हालात से बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखता और फेल हो चुका है। इसमें एक चीज़ और इजाफा मैं कर देता हूँ, सिर्फ मुआशी निज़ाम नहीं, वो सियासी निज़ाम भी जिसकी जिम्मेदारी होती है इस मुआशी निज़ाम को चलाने की, वो भी अनसूटेबल है
इससे मुताबिकत नहीं रखता जो हमारे हालात हैं। और जहां पर आपका मुआशी और सियासी निज़ाम बिल्कुल बैंकरप्ट हो जाए या इस काबिल ना हो कि किसी तरीके से लेके मामलात को आगे चले, तो फिर उसको तब्दील करने की ज़रूरत होती है। अब जब ये सवाल उठाया जाता है तो यहाँ पे आग लग जाती है, आग लग जाती है कि हैं ये क्या और कौन बोल रहा है। एक फौजी की ज़ुबान से ये लफ्ज़ निकल रहा है, फॉर्मर फौजी की ज़ुबान से। खुदा का वास्ता है, फौज को छोड़ो, हर चीज़ को छोड़ो, पाकिस्तान को बचाओ। और वाकई में ये सियासी निज़ाम अब इस काबिल नहीं है कि जिस किस्म का एक इस्तेसाल शुदा मुआशी निज़ाम था उसको लेके। इस्तेसाल ज़दा क्यों है? 8,000 अरब हम अपने अखराजात, अपने महसूलात, यानी जितनी भी आमदनी इस कौम की है उससे ज्यादा 8,000 अरब रुपया हम खर्च करते हैं सालाना। 130 अरब डॉलर हमने देना है दुनिया का इस वक्त, और हमारे पास हैं कितने? 12 या 13 अरब डॉलर। 25 अरब डॉलर सालाना अगले 3 साल तक, यानी 75 अरब डॉलर अगले 3 साल बंदोबस्त करने कहीं से आएंगे। ठीक, यानी धेला है ही कुछ नहीं। जो कुछ भी है, वक्त क्या है, आम आदमी क्या मांगता है? वो कहता है मुझे रोटी चाहिए और मुझे रोजगार चाहिए, ये 2 चीजें चाहिए। तो महंगाई खत्म कर दो और रोजगार खत्म कर दो। महंगाई कम से कम उन चीजों की जिसकी उसको जरूरत है। ना वो बिजली देखता है, ना वो तालीम देखता है, ना वो सेहत देखता है, ना वो मोटरवे देखता है, ना वो एक्सपोर्ट देखता है। वो कुछ नहीं कहता है, ये 2 चीजें कर दो। इसका बंदोबस्त करने की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं देखना चाहते। लेकिन इसके बावजूद ये देने के लिए बाकी चीजें जरूरी कुछ नहीं है सियासी उनको इसका मतलब है कि 2-3 सतह पे लेके चलना पड़ेगा। इसलिए बुनियादी चीज है, जो भी हुकूमत बने, वजीर आजम साहब आए, खुदा का वास्ता है सबसे पहले सच बोले मैं बिल्कुल नंगा भूखा हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं। यहाँ तो कोई वजीर आजम कह दे तो उस पर भी बहुत तनकीद होती है। साहब मैं आगे बढ़ूंगी, वक्त बहुत कम है मेरे पास। अब अफसार साहब, क्या अब हम 21वीं सदी की भी एक चौथाई हिस्सा गुजार गए, सीख लेंगे हम कि हम सूटेबल नहीं है जो निज़ाम लेके बैठे हमारे लिए? देखिए, आप जनरलाइज ना क्या करें। आपने अपने पिछला जब सेगमेंट क्लोज कर रही थी उस वक्त भी आपने कहा आवाम कब खड़ी होगी, और अभी भी आपका ये सवाल है कि सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे। देखिए, आवाम को खड़ा करके आपने क्या करना है? सर, सियासतदान के सीखने की बात करें कि अगर अशराफिया डिलीवर नहीं करेगी तो फिर कैसे काम चलेगा? आप लोग ही कह रहे थे। तो सियासतदान कैसे सीखेंगे जिस मुल्क में मुनसिफ ना सीख सके, जर्नैल ना सीख सके, तज्जियाकार ना सीख सके, तो वहाँ आप सिर्फ सियासतदानों से उम्मीद रखती हैं कि वो सीख जाएंगे? पॉलिसीज उन्होंने बनानी है ना, निजाम उन्होंने बना के हमें देना है कि किस तरीके से चलना है सब। नहीं, ये यही हमें कम से कम ये सीखना है कि हम ये याद रखें कि जिस हालत में हमारा मुल्क है इसमें सिर्फ सियासतदान निज़ाम ठीक नहीं करेंगे, ना कर सकते। सबको करना पड़ेगा अपना अपना हिस्सा। अब आप एक तरफ हाइब्रिड करते रहते हैं। हाइब्रिड में तो सिर्फ सियासतदान तो नहीं होते ना, और कौन कौन है हाइब्रिड में? वो सब क्या इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि हमने सीखा है और हमने सीखना है और हमने बेहतर करना? नहीं पहुंचे ना। वो तो कह रहे हैं हम पहले से भी ज़्यादा इनको सीधा कर देंगे। तो ठीक है, अगर यही करना है तो फिर ऐसे ही होएगा। मैं तो नहीं समझता कि आवाम को सीखने की ज़रूरत है या आवाम को खड़ा होने की ज़रूरत है। अशराफिया सीखे, जो इस मुल्क के आगे इसकी तरक्की में खड़ी है, उसके रास्ते में वो सीखेगी, वो सबक हासिल करेगी, अपने आप को दुरुस्त करेगी, पीछे हटेगी, आवाम को रास्ता देगी, आवाम की राय को रास्ता देगी और उसको इज्जत देगी, तो ये मुल्क आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। चले जी, पैनल की राय आपके सामने। से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।